हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज हम पढ़ेंगे अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र कैसे निकालेंगे। इसके पहले हमने उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र निकाला था। उम्मीद करता हूं उसे आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं बच्चों। और आज के इस लेक्चर में आप लोग अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र निकालेंगे, जो कि बहुत ही बारीकी से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी आप यदि पहली बार आए हैं चैनल पर तो इसके पहले जो भी वीडियोज अपलोड है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको तो यही समझना है कि अवतल पृष्ठ है क्या। जैसे हम अपवर्तन की बात करते हैं तो अपवर्तन क्या होता है कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। ये जो परिघटना है वो अपवर्तन कहलाती है। अब जैसे प्रकाश किरण जिस माध्यम से होकर, मतलब जिस पृष्ठ से होकर यदि कहा जाए तो जिस पृष्ठ से होकर माध्यम बदलती है, प्रकाश किरण जिस पृष्ठ से होकर माध्यम बदलती है, उस पृष्ठ में यदि देखा जाए तो यदि उसका अपवर्तक पृष्ठ दबा हुआ है, अपवर्तक पृष्ठ दबा हुआ है तो वो कहलाता है अवतल पृष्ठ। यदि प्रकाश किरण जिस पृष्ठ से होकर के दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यदि उसका पृष्ठ उभरा हुआ है तो वो उत्तल पृष्ठ कहलाता है, और यदि दबा हुआ है तो अवतल पृष्ठ कहलाता है। जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे, प्रकाश किरण जो है वायु से म्यू सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो जो हमारा अपवर्तक पृष्ठ है बच्चों ये दबा हुआ है, इसलिए इसे कहेंगे अवतल पृष्ठ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अवतल पृष्ठ समझ में आ गया। प्रकाश किरण वायु से म्यू अपवर्तनांक वाले सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो यहां पर जो पृष्ठ है जहां से प्रकाश किरणें प्रवेश कर रही है, यदि वो भाग दबा हुआ है तो ये आपका अवतल पृष्ठ कहलाया। कोई दिक्कत तो नहीं है, एक एक पॉइंट समझोगे बिल्कुल थोड़ा सा बारीकी से, अभी आप स्टार्टिंग है। अब बच्चों हम बात कर रहे थे कि अवतल पृष्ठ के अपवर्तन के लिए या अपवर्तनांक का फार्मूला या अपवर्तन सूत्र निकालो। तो जैसे हमारे पास ये क्या है, एक अवतल पृष्ठ है, इसके सम्मुख कोई वस्तु रखी जाएगी तब तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो हम मानकर चलते हैं कि हमारे पास ये S है, ये P है, यहां पर आप दे दो S डैश। तो सबसे पहले आपको तो यही लिखना पड़ेगा, माना S P S डैश एक अवतल पृष्ठ है। क्या है? अवतल पृष्ठ है जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। यहां तक तो क्लियर है, इतना लिख सकते हैं बच्चों कि हमने क्या कहा, माना S P S डैश एक क्या है, अवतल पृष्ठ है जिसका ध्रुव आपका P और वक्रता केंद्र C है। इस अवतल पृष्ठ के बाईं ओर वायु या निर्वात माध्यम है और इसके दाईं ओर म्यू अपवर्तनांक का कोई माध्यम है, सघन माध्यम है। मतलब ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। फिर से समझने की कोशिश करें। अवतल पृष्ठ के बाईं ओर वायु माध्यम है और इसके दाईं ओर म्यू अपवर्तनांक का कोई सघन माध्यम है। फिर आप लिखोगे कि अवतल पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यहां पर एक बिंदु वस्तु O रखी है, बिंदु वस्तु O रखी है, यहां से प्रकाश किरण चलती है और जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये इसका अभिलंब है बच्चों, अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहां पर एक बिंदु दे देते हैं A। कौन सा बिंदु? A है। आपको पहले भी बताया गया अपवर्तन में कि जब प्रकाश किरण कहां से चलती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, लेकिन वही प्रकाश किरण यदि विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जैसे बच्चों मैं कह रहा हूं, यहां पे इसका अभिलंब एक बना दिया गया, अभिलंब है, ये अभिलंब है, मतलब यहां से यहां लाइन खींच दिया, ये अभिलंब है। थोड़ा सा कल्पना कर रहे हैं, प्रकाश किरण यहां से गई, यहां पे गई ऐसे, तो सीधे जानी चाहिए। यहां पर बिंदु O है जो कि अल्फा कोण के साथ है, यहां से सीधे जानी चाहिए, लेकिन सीधे ना जाकर के बच्चों, ये सीधे ना जाकर के कहीं ना कहीं अभिलंब की ओर झुकती है। तो इसको यदि हम झुका दें तो अभिलंब की ओर ऐसा झुक जाएगा, ऐसा अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुका,
और जैसे ही झुका तो इसको आगे बढ़ाएंगे पीछे की ओर, तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा, जिसको हम बीटा कोण दे देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा बीटा जो भी देना हो दे सकते हैं, यहाँ पर गामा कोण दे देते हैं। एक एक पॉइंट समझोगे आप लोग तभी समझ में आएगा कि प्रकाश किरण वायु या विरल माध्यम से चल रही है सघन माध्यम में। जैसे यहां पर मैंने कहा कि ये मेरा SP' एक अवतल पृष्ठ है, यहां पर जो बिंदु मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है, यहां से प्रकाश किरणें तो चलती है, अवतल पृष्ठ से अपवर्तित भी होती है बच्चों, लेकिन अपवर्तन के फलस्वरूप होगा क्या, अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसे सीधे जाना चाहिए, सीधे न जाकर देखो थोड़ा सा झुका हुआ नजर आता है। यहां पर मैं एक बिंदु Q दे देता हूं, झुक जाती है, जिसको पीछे बढ़ाने पर यह मुख्य अक्ष के बिंदु I पर मिलती है, यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनता है। चीजें क्लियर? तो प्रतिबिंब किन्हीं दो किरणों से ही बनेगा, एक सिंगल किरण से तो बन नहीं सकता। तो ये जो बिंदु वस्तु O है, तो एक प्रकाश किरण OP दिशा में जाती है और सीधे चली जाती है, इसको पीछे बढ़ाते हैं तो यहां पर मिलता है। एक प्रकाश किरण इधर जाती है और जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक करके AQ दिशा में चली जाती है, जिसे पीछे बढ़ाने पर, और इस किरण को पीछे बढ़ाएंगे भाई, एक ऐसी जा रही है झुक रही है, एक OP दिशा में सीधे जा रही है, जब इसको पीछे बढ़ाएंगे और इसको भी पीछे बढ़ाएंगे तो I पर एक दूसरे से मिल रहे हैं, जो कि यहां पर कोण हम बीटा मानकर चल रहे हैं। पहले इस डायग्राम को समझना जरूरी है, फिर यूं चुटकी में आप, थ्योरम तो यार बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैंने क्या कहा, SP' एक अवतल पृष्ठ है जिसका ध्रुव P C वक्रता केंद्र है, इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है, यहां से एक प्रकाश किरण OP दिशा में सीधे चली जाती है, एक प्रकाश किरण OA दिशा में जाती है, अपवर्तन के फलस्वरूप अभिलंब की ओर झुक जाती है, AQ दी, देखो झुक गई। हम यदि दोनों किरणों को, जैसे अपवर्तित हुआ, एक ये सीधा चला गया, एक यहां से जाकर जा रहा है, दोनों किरणों के यदि पीछे बढ़ाते हैं तो एक दूसरे को कहां पर मिलते हैं, I पर, और जहां पर उसका आभासी प्रतिबिंब बन रहा होता है। दोनों किरणों को पीछे की ओर हम बढ़ाएंगे तभी प्रतिबिंब बनेगा। बिंदु I पर मिल रहे हैं और कोण बन रहा है। अब देखो बच्चों, एक चीज तो आपको समझना पड़ेगा कि जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे बोलेंगे आपतन कोण। जैसे यहां पर बच्चों मैंने एक डायग्राम बनाया था, फिर से एक डायग्राम बना रहा हूं उसी को समझाने के लिए कि भाई साहब यहां से बिंदु वस्तु है, ऐसी गई और ये अभिलंब था, अभिलंब की ओर झुक गई ना, सिंपल है। तो यहां पर जो कोण बना वो I बना, और यहां पे जो अपवर्तन कोण बना वो R बना। क्या बना? R बना। तो यहां पे जो पूरा कोण है, ये पूरा कोण है बच्चों, ये I है। क्या है? I, पूरा कोण। लेकिन यहां पे जो R है तो इसका ये शीर्षाभिमुख, ये सिंगल R होगा। समझ रहे हो? क्योंकि भाई साहब ये जो एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करेगी तो यहां पे R नहीं बनेगी, सॉरी R यहां पे बनेगी बच्चों, R यहां पर, मैं उल्टा कह दिया। इसका शीर्षाभिमुख कोण ये कहलाएगा, तो ये R है तो ये भी R बनेगा। विधिवत समझ में तो आया नहीं होगा? बोलो फिर से समझाओ। फिर से समझाता हूं, इस बार थोड़ा सा बड़ा डायग्राम लेकर चलता हूं, बड़ा डायग्राम में ही मजा आएगा समझाने के लिए। ये लो भाई, ऐसा इतना बड़ा, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यहां से प्रकाश किरण चल रही बच्चों, यहां से गई, A बिंदु है, यहां से इसका ये अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। तो ये क्या हुई? झुक गई। क्या हो गई? झुक गई। और झुक गई से पीछे बढ़ाएंगे तो कुछ इस प्रकार से। तो ये पहले पूरा कोण जो है वो I है। क्या है? I है आपतन कोण। ये जो अपवर्तित कोण है यानी अपवर्तन कोण R है, इसका जो शीर्षाभिमुख कोण है ये R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। यानी C है, I है, यहां O है, तो यहां पे जो कोण बन रहा है वो R है, और पूरे की बात करें तो वो कोण I है। एक एक बिंदु मुझे जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं एक एक बिंदु लेकर चल रहा हूं। समय लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरम में तभी मजा आता है बच्चों। इतना क्लियर हो गया तो आगे चले। जो जो हमारे पास कोण है, तो यदि मैं कह दूं बच्चों मेरे पास जो आपतन कोण है वो कह दोगे पूरा है ना, पूरा है। सही है? पूरा है कि नहीं है? मतलब OA, ठीक है, आपतन कोण कितना हो जाएगा? OA, और ये अभिलंब है C, तो कितना हो जाएगा? OAC। ये बच्चों क्या है? आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण। ठीक है। इसके बाद अपवर्तन कोण बताओ,
तो मैं कह दूं NAQ, क्या है NAQ, ये मेरा क्या है अपवर्तन कोण, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं आपसे कह दूं कि ये जो कोण है इस कोण के बराबर है, मतलब CAI या IAC, यहां वाला कोण जो R है वो NAQ के बराबर है, NAQ के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया बच्चों कि ये जो हमारा कोण है शीर्षाभिमुख कोण है। ये डायग्राम में ही सब कुछ है। यहां तक क्लियर है ना कि भाई साहब आपतन कोण, मैंने कहा ये पूरा बड़ा वाला कोण आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होंगे। इसलिए बच्चों इतना क्लियर हो गया। तो आप लोग थोड़ा सा माना लिखिए। माना अपतल अपवर्तन सतह के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है जिसका आभासी प्रतिबिंब I पर बनता है। डायरेक्ट लिखा गया I पर बनता है। मैंने बताया कि आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, जब अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाते हैं। OAC मैंने I पहले बता दिया बच्चों, यहाँ पे I बन रहा है OAC, बड़े वाले कोण की बात कर रहा हूं, आपतन कोण, ठीक है। इसके बाद बच्चों मैंने कहा ये अपवर्तन कोण है R है और इसका शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए NAQ बराबर IAC बराबर R। इसके बाद बच्चों आपको यहां पर एक कोण मैंने बना रखा है कि ये बिंदु वस्तु है अल्फा कोण, प्रतिबिंब है बीटा कोण, और ये जो C है वक्रता केंद्र है, ये प्यारे बच्चों गामा कोण। मतलब यहां से जो आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गया ना, तो इसके साथ अल्फा कोण, फिर ये अपवर्तित किरण है, ये इधर गया तो अपवर्तित किरण है, इसके साथ बीटा कोण, और फिर बच्चों ये अभिलंब है, अभिलंब है जो C है वक्रता केंद्र के पास कोण बनाता है, तो गामा कोण। यही चीज यहां पर लिख दिया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब द्वारा मुख्य अक्ष पर, यहां पर मुख्य अक्ष पर निर्मित कोण क्रमशः अल्फा बीटा गामा है। ये चीज तो कर सकते हो। अच्छा, अब बात आ जाती है बच्चों स्नेल का नियम। क्या आ जाता है? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम बहुत ही सिंपल है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, sin I बटा sin R। ये कहता है स्नेल का नियम। किंतु यदि sin I का मान I के बराबर हो जाए, sin R का मान R के बराबर हो जाए, तो म्यू बराबर I बटा R हो जाएगा। तो यदि आपसे कह दिया जाए I बराबर, तो म्यू R हो जाएगा। समीकरण एक, बिल्कुल यहां तक तो क्लियर है, कुछ है ही नहीं है इसमें भाई, ये स्नेल का नियम है। अपवर्तन का द्वितीय नियम हमने बताया था, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है बच्चों। हम यदि मान बराबर कर दें, अत्यंत कम हो, यदि I और R का मान अत्यंत कम हो, मतलब sin I बराबर I और sin R बराबर R, तो म्यू बराबर I बटा R, तो I बराबर म्यू R। ये मैंने कह दिया समीकरण 3 या समीकरण 2, जो भी देना हो दे सकते हो। समीकरण 2 है तो समीकरण 2 कर दो, समीकरण 3 है तो समीकरण 3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप समीकरण यहाँ पे 2 कर दो और इसको समीकरण 3 कर दो। चीजें क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया भाई स्नेल के नियम से। अब 5 मिनट और लगेगा और कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। अब बच्चों मैं एक एक डायग्राम बनाकर चलते चलूंगा और एक एक चीजें मैं आपको यहां पे समझाते चलूंगा। कि जैसे मैं आपसे कह दूं कि किसी त्रिभुज की बात करूं, कोई भी त्रिभुज ले लेता हूं, त्रिभुज यहां पे कुछ ऐसा दिखेगा, एक त्रिभुज, ये मार्कर भी ना बड़ा गजब ढा रहा है। एक त्रिभुज ऐसा दिखेगा, दिखेगा एक त्रिभुज तो ऐसा दिखेगा CAI, और एक त्रिभुज कुछ इस प्रकार से दिखेगा, एक यहां पे एक यहां पे। तो एक त्रिभुज कुछ इस प्रकार से दिखेगा CAO, ठीक है। 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, ठीक है। ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ये क्या है? बड़ा वाला त्रिभुज है, और ये छोटा वाला त्रिभुज है, इसके आधे से। अभी बड़े वाले त्रिभुज के इस कोण का मान है I, क्या है? I, आपतन कोण। ये जो C का मान है वो गामा, क्या है? गामा, और इधर का जो मान है वो अल्फा, क्या है? अल्फा। एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, गाली मत देना कि सर समझ में नहीं आया। अब देखो, किसी त्रिभुज की यदि हम एक भुजा को बढ़ा दें तो बाहर जो बनने वाला कोण होता है वो बहिष्कोण होता है, जो अंदर के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब अल्फा बराबर यदि हम आपसे कह दें तो आप कहोगे I धन R। हो रही है I धन R कहां से? ये I है, ये गामा है, I धन गामा, यानी मतलब I बराबर आपसे कहा जाए तो अल्फा माइनस गामा बच्चों, अल्फा माइनस गामा। वाह 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 वाह, क्या बात है। रुको जरा, फिर से मैं कह रहा हूं, ये I है, ये गामा है, और ये बाहर वाला कोण अल्फा है, ये अल्फा है, ये I है, ये गामा है। त्रिभुज AOC की बात कर रहा हूं, तो वही कोण का जो मान है सम्मुख कोणों के अंदर वाले
दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो आई बराबर अल्फा माइनस गामा। इसी प्रकार यहां पे आर है, मैंने बताया था ये छोटा वाला कोण आर दिख रहा है, यहां पे गामा है, यहां पे बीटा है। तो आपसे कह दिया जाए कि बीटा बराबर कितना हो जाएगा बहिष्कोण, तो कहोगे सर गामा धन आर, गामा धन आर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। गामा और आर में देखो ना थोड़ा चेंजेस है, नहीं कह दो कि सर हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये हमारे पास आर का मान आ गया, हमारे पास आई का मान आ गया, और सब कुछ विधिवत लिखकर समझाया जाता है। यहां पर आप देख लो अल्फा बराबर आई धन आर, ये अल्फा है, इसके सामने वाले कोण आई और गामा, आई और गामा, आई और गामा, आई और गामा। तो आई का मान गामा पक्षांतर हो जाएगा, तो अल्फा माइनस गामा। इसी प्रकार त्रिभुज ए आई सी, त्रिभुज ए आई सी छोटे वाले की बात करें तो बीटा बराबर आर प्लस गामा, बीटा बराबर आर प्लस गामा। तो आर बराबर गामा पक्षांतर हो जाएगा, तो बीटा माइनस अल्फा। इन दोनों को समीकरण में मान रख देंगे। समीकरण हमारे पास कितना था, आई बराबर म्यू आर, आई का मान कितना है अल्फा माइनस गामा, म्यू है तो म्यू, और आर का मान है बीटा माइनस गामा। ये दोनों वैल्यू रख दिया, ठीक है, वैल्यू रख दिया। समझ में नहीं आया सर कहां से वैल्यू रख दिया, आगे मैं समझा रहा हूं। मेरे पास आई बराबर कितना है म्यू आर है, कितना है म्यू आर, ये कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर। कितना बच्चों, आई बराबर म्यू आर। आई का मान कितना आया, तो आई का मान आया मेरे पास अल्फा माइनस गामा, म्यू तो म्यू, और ये बीटा माइनस गामा, ऐसा कुछ, ठीक है। इसके आगे इसको कैलकुलेशन करेंगे तो अल्फा माइनस गामा, ये म्यू बीटा और म्यू गामा हो जाएगा। अब क्या करें, पक्षांतर कर दें, तो गामा गामा को एक साइड में ले लेते हैं, कुछ ऐसा कर दें, गामा ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो अल्फा माइनस म्यू बीटा बराबर ये इधर जाएगा तो प्लस गामा माइनस म्यू गामा। तो अल्फा माइनस म्यू बीटा, इधर आप 1 माइनस म्यू कर दो और इधर गामा कर दो। यहां तक हो गया क्लियर। इसके बाद आ जाती है बच्चों अल्फा बराबर, अल्फा मतलब कोण, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये कोण है, इसके सामने वाली चाप है एपी, त्रिज्या कितना हो जाएगा ओपी। बीटा देखो, इसके सामने वाली चाप है एपी, त्रिज्या कितना हो जाएगा आईपी, ठीक है। फिर बच्चों कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, गामा बराबर आपसे कहा जाए, इसके सामने का चाप एपी और त्रिज्या कितना हो जाएगा पीसी, ठीक है। आप चाहे आप पी आई कर दो, पीओ कर दो, कंफ्यूज मत होना, पीओ कर दो। यहां पर हम पीओ कर सकते थे, पी आई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू हम रखते हैं, यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा की जगह कितना रखेंगे एपी बटा पीओ माइनस म्यू, इसकी जगह रखेंगे एपी बटा पी आई या आई पी, वही है, बराबर 1 माइनस म्यू। यहां पर गामा की जगह एपी बटा ये पीसी हो जाएगा। सभी में एपी है तो एपी को मार दो गोली, तो पीओ माइनस म्यू बटा पी आई बराबर 1 माइनस म्यू, और यहां पर एपी बटा पीसी, एपी तो गायब, तो बटा में पीसी हो गया। अब बच्चों पीओ वस्तु की दूरी माइनस यू, पी आई प्रतिबिंब की दूरी माइनस भी, पीसी वक्रता त्रिज्या, पीसी बराबर माइनस आर। इन सबको वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करो तो यहां पर कितना हो जाएगा 1 बटा माइनस यू माइनस म्यू बटा कितना हो जाएगा माइनस भी बराबर 1 माइनस म्यू बटा माइनस आर। इन सबको माइनस माइनस को भगा दो, तीनों में माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना यार, ये तो यहां पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, कुछ इस प्रकार से रहने देते, तो माइनस 1 बटा यू ही रहने देते, ये माइनस माइनस प्लस, तो म्यू बटा भी हो जाएगा, बराबर में ये माइनस ऊपर जाएगा तो ऊपर का चिन्ह बदल जाएगा, बस सिंपल है। इसको ऐसा भी अरेंज कर सकते हैं, म्यू बटा भी माइनस 1 बटा यू बराबर म्यू माइनस 1 बटा आर। क्या यही है भाई साहब अपवर्तन सूत्र, क्या यही है? बिल्कुल हाँ, यही है अपवर्तन सूत्र, पूरा कंप्लीट यही है। अरे यार कहोगे सर ये समझ में नहीं आ रहा है, विधिवत लिखा हुआ मिलेगा ना यार। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, तो अल्फा बराबर एपी बटा पीओ, बीटा बराबर इतना, गामा बराबर इतना, फिर मान रख दिया हमने, फिर मान रख दिया तो कुछ एपी पूरे में से गायब हो जाएगा, तो इतना वैल्यू आ जाएगा। फिर पीओ बराबर माइनस यू, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वक्रता त्रिज्या, फिर वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। देर किस बात की यार, 20 मिनट तो लगेंगे यार, थ्योरम पढ़ रहे हो यहाँ है ना, कोई नौटंकी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा बच्चों।
उम्मीद करता हूं अब इतना तो कर ली होगी। इसके बाद स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। और बच्चों आप प्रॉपर रूप से तैयारी कर रहे हैं तो यदि नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं बता दे रहा हूँ 9685299149। मात्र 100 रुपीज चार्ज है वन सब्जेक्ट के। आप हैंड रिटेन नोट्स लेकर के प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। ओके बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।